Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज हम डिस्कस करने वाले हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में, प्रतिरोध के बारे में। इसके बारे में हमें एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से तो पता ही होना चाहिए क्योंकि एसजीएस पेपर 3 में आएगा, लेकिन हमें कॉमनली भी पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारी हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक है। शुरुआत करते हैं। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला क्या है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अदनोम, उन्होंने जुलाई 2020 में कहा था कि एएमआर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, एक धीमी सुनामी है जो हमारी जो प्रगति की प्रोसेस है उसे एक सेंचुरी पीछे भेजने की धमकी दे रहा है। और दूसरा क्या है, दूसरा तरीका क्या है जिसमें पूछा जा सकता है, जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है वो दुनिया में एक पूर्व एंटीबायोटिक युग में लौटाने की क्षमता रखता है, जब दवाएं एक छोटे से एक स्मॉल से डिजीज़ को भी, इन्फेक्शन को भी ट्रीट नहीं कर पाती थी। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। तो हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा, पहले तो हम बताएंगे कि एएमआर होता क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जब बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, पैरासाइट्स इनके अंदर एक लंबे समय में बदलाव आता है और ये रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं मेडिसिन को लेकर, और इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हमें दिक्कत आती है, परेशानी होती है और इंक्रीज़ हो जाता है रिस्क इस चीज़ का, हमारी डिजीज़ का फैलने का, ज़्यादा बीमार होने का, और इवन डेथ भी हो सकती है। इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो मेडिसिन हैं हमारे पास जो हैं वो इनइफेक्टिव हो जाती हैं, वो किसी काम की नहीं रहती हैं, क्योंकि इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी के अंदर लगातार परसिस्ट करता रहता है और इंक्रीज़ हो जाता है रिस्क हमारी डेथ का, और ये जो रिस्क है वो बढ़ जाता है दूसरों में बीमारी फैलने का। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, MDR-TB जिसे बोलते हैं, वो 2 तरह की जो ड्रग्स हैं उनको लेकर कर चुका है। मतलब कि ये 2 टेबलेट्स हैं वो अब मरीज के ऊपर, MDR-TB के मरीज के ऊपर असर नहीं दिखाती हैं। इनका नाम क्या है, आइसोनाइज्ड और रमफिशिन। रीज़न क्या क्या है इसके पीछे, हमारे पास नॉलेज की कमी है कि मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है। हम खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं और एक्सेस मिल जाती है हमें बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के। मतलब हम जैसे कि स्टोर्स में, जो मेडिकल स्टोर्स हैं उनमें जाकर आसानी से दवाइयाँ ले सकते हैं और ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, ओवर यूज़ कर लेते हैं काफ़ी बार। मतलब सिर में दर्द हुआ, ले ली, फिर से दर्द हुआ, फिर से ले ली, ऐसे ओवर यूज़ भी हो जाता है इसका। हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है यार, सच में एंटरटेनमेंट करते रहते थे, किसी को नहीं पता होता था क्या क्या होता है। चलो हम टॉपिक पे वापस आते हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी थी कि कोविड-19 पैंडेमिक है, उसके ऊपर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अच्छा फ़ायदा दिखाती है। तो उसकी वजह से लोगों ने क्या किया, पागल हो गए, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को ले लिया, उसकी वजह से 5 लोगों की डेथ भी हो गई। फिर है ये फूड चेन के अंदर भी चला जाता है। कैसे, ओवर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र, जो फर्टिलाइज़र है उनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर, और फिर इसी क्रॉप को हम क्या करते हैं, एनिमल्स को भी खिलाते हैं और हम खुद भी खाते हैं। और एंटी माइक्रोबियल्स दिए जाते हैं एनिमल्स को, जैसे कि अगर वो दूध नहीं दे रही है तो उसके अंदर इंजेक्शन लगा दिया तो उससे निकालना, तो वो भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं, डेवलप हो जाते हैं बैक्टीरिया उनके अंदर और फिर वो स्प्रेड होते हैं क्योंकि हम उस दूध को पीते भी हैं, और ये इन्वायरमेंट के अंदर भी फैलता है और फूड के अंदर भी फैलता है। फिर क्या होता है, इनअप्रोप्रिएट मेडिकेशन की वजह से हम मतलब कोर्स भी पूरा नहीं करते, हम टेबलेट्स लिए, 2 ली, ठीक हो गए तो फील अच्छा हुआ तो बंद कर दिया आगे लेनी, तो इसकी वजह से भी रेजिस्टेंस क्रिएट होता है ह्यूमंस के अंदर। ये फूड चेन है, आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं PDF के अंदर से, जो मैंने पहले बताया है वही है इसके अंदर सब कुछ। फिर नेक्स्ट क्या है, हमारा जो डायग्नोस्टिक है वो भी अच्छे से नहीं किया जाता है, और जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर भी अच्छे से अनहाइजीनिक रहते हैं, उसके अंदर मतलब साफ़ सफाई की भी कमी देखने को मिलती है। हालांकि अब सुधार हो रहा है लेकिन अभी भी काफ़ी सारी सुधार करने की ज़रूरत है। म्यूटेशन हो जाता है, जितने भी डिजीज़ और वायरसेस वगैरह होते हैं वो अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं। जीन ट्रांसफ़र होता है, इसमें क्या होता है कि मदर से, फादर से चाइल्ड के अंदर आ जाते हैं। फिर क्या है, जैसे कि हम एग्जांपल दे सकते हैं कि एक स्टडी के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि 31.8% ही डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ ऐसे हैं जो अपने हाथों को धोते हैं एक पेशेंट को अटेंड करने के बाद में। देखिए, मान लीजिए अब एक व्यक्ति जिसे कोरोना हुआ है, डॉक्टर ने उसे चेक किया और उसी हाथ से वो दूसरे व्यक्ति को चेक करने चला गया, तो ईजीली बात है, वो तो कोरोना तो हाथ पे बैठ के जाएगा, बोलेगा हाय कैसे हो। पेशेंट को चेक करने के बाद डॉक्टर को हाथ धोना चाहिए। फिर कैसे केमिकल फैक्ट्रीज़ के अंदर क्या होता है,
वो जो सीवेज निकलता है या फिर गंदा पानी निकलता है या फिर जो अनट्रीटेड वाटर निकलता है उसे वो वाटर बॉडीज़ में हमारी नदियों के अंदर डायरेक्टली डाल देते हैं। और अदर माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे कि माइनिंग की जाती है, पेड़ों को लगातार काटा जाता है, उसकी वजह से धूल मिट्टी है वो ज़्यादा इन्वायरमेंट के अंदर फैलती है। और रिसर्च और डेवलपमेंट भी कमी है। नई वैक्सीन, नई मेडिसिन को लेकर आजकल बहुत ही कम देखने को मिलता है कि कोई नई खोज की जा रही है। फिर इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं इसके ह्यूमन लाइफ के ऊपर? मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी के अंदर क्या डिफरेंस होता है? मॉर्बिडिटी मतलब उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सीवियर डिजीज़ हो जाती हैं, और मोर्टेलिटी क्या होती है, इसके अंदर उसकी डेथ ही हो जाती है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास में एक स्टडी है, उसके अंदर 58,000 न्यू बॉर्न बेबी उनकी डेथ हो जाती है एवरी ईयर। किसकी वजह से? इस एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से। रिड्यूस कर देती है जो हमारे पास अभी एंटीबायोटिक्स हैं उनको, उनके इफ़ेक्ट को कम कर देती हैं, जिसकी वजह से हर साल जो 7 लाख नए मरीज निकल कर आ रहे हैं, अपनी लाइफ है उनको खो रहे हैं। और 2050 तक प्रिडिक्ट किया गया है कि 10 मिलियन लोग होंगे ऐसे जो इसके शिकार होंगे और उनकी डेथ हो जाएगी। ये किससे भी ज़्यादा है? ये कैंसर और रोड एक्सीडेंट को एक साथ मिला दें तो उससे भी ज़्यादा है, तो उससे भी ज़्यादा संख्या होगी। इंक्रीज़ हो जाती है हेल्थ केयर की कॉस्ट, बढ़ जाती है। ओबियसली हम ज़्यादा बीमार होंगे तो हम उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। अब क्या किया गया, जो ग्लोबल वर्ल्ड की GDP है 2050 तक, उसका प्रोजेक्ट लगाया गया है कि 100.2 ट्रिलियन US डॉलर्स हैं, उसका हमारे अंदर उसका एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से लॉस हो जाएगा 2050 तक। ये WHO की रिपोर्ट के अंदर अकॉर्डिंग बताया गया है। थ्रेट करता है प्रिवेंशन का, जो इन्फेक्शन होते हैं उसको, हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में लापरवाही बरतते हैं और इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और जो एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं, हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट नहीं कर पाते हैं और अचीव करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसके अंदर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है वो गुड हेल्थ एंड वेलबींग के बारे में बात करता है, उसको अचीव करना हार्ड हो जाएगा और इस इनडायरेक्टली बाकी सभी को भी हार्ड हो जाएगा। न्यू डिजीज़ बढ़ेंगी और जो एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं उनको भी हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे। हम वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, हम आगे क्या कर सकते हैं, क्या स्टेप उठा सकते हैं? स्प्रेड कर सकते हैं हम अवेयरनेस कि हमें प्रिस्क्रिप्शन लेकर ही दवा लेनी चाहिए, और इस बारे में भी हमें बताना चाहिए, क्योंकि सिर्फ हम ये बताएंगे प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर हम इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बताएंगे, हज़ार्डस इम्पैक्ट बताएंगे लोगों को, तो मे भी उनके अंदर डर पैदा हो और वो फिर ये जो हरकतें करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन, खुद ही डॉक्टर बन गए, उनका ओवर यूज़ कर लिया, डॉक्टर की सलाह के बिना ही अपनी दवाइयाँ ले ली, वो नहीं करेंगे। हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ना चाहिए और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, एयर पोल्यूशन की वजह से भी ज़्यादा हमें ये एक्टिविटीज़ हमें एयर पोल्यूशन की वजह से भी देखने को मिलती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से होता है। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर स्विच कर जाएंगे तो मे बी ये कम होगा। और अवॉइड करनी चाहिए एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, जैसे कि माइनिंग और डिफॉरेस्टेशन होता है, हमें इनको कम करना चाहिए। ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के साथ में। डिजीज़ जो नई वैक्सीन्स और मेडिसिन हैं उनकी खोज करनी चाहिए। प्रमोट करना चाहिए कि ऑथेंटिकेटेड डॉक्टर के पास ही जाएं ताकि एक्चुअल एंटीबायोटिक का यूज़ किया जा सके। ये झोला टाइप जैसे डॉक्टर्स हैं उनको आप इग्नोर करें, एक वेल एजुकेटेड डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए हमें, सॉरी ये गुम हो गया, हाँ, ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए हमें आयुर्वेदा, योगा और एक्सरसाइज के ऊपर। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, वो भी इसी से रिलेटेड है। बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो इंडिया के द्वारा इन्वेंट की गई है। स्ट्रॉन्ग प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि प्रिवेंशन जो है वो बेटर देन क्योर होता है। मतलब बीमारी होने से पहले अगर उसका ध्यान रखेंगे हम तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जैसे कि हम जो कोविड-19 से या फिर कोई भी इन्फ्लुएंजा है, इन्फेक्शन है, उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं, मास्क और सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको ले सकते हैं, ताकि हम इन्फेक्शन को अवॉइड कर सकें, दूर रह सकें। हमें अलर्ट रहना चाहिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी एक्शंस लेने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धन क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य है, ताकि हम अर्ली ट्रीटमेंट करवा सकें हमारी डिजीज़ की।
और गवर्नमेंट है उसको नेशनल एक्शन प्लान्स बनाने चाहिए, जैसे कि इंडिया में 2017 में बनाया गया था। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको पता है तो। स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होंगे, ट्रीटमेंट किया जा सके, जो सीवेज के अंदर डिस्पोजल किया जाता है, वाटर बॉडीज़ के अंदर डिस्पोजल किया जाता है, उनके डिस्पोजल कर दिया जाता है वाटर बॉडीज़ के अंदर, हमारी नदियों के अंदर, उसके लिए भी स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है। प्रॉपर वैक्सीनेशन करवानी चाहिए कोविड-19 की, और कंप्लीट करना चाहिए जो कोर्स है मेडिसिन का उसको भी। हमारा कंक्लूजन क्या होगा? एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है वो हर सेक्टर के ऊपर इम्पैक्ट करता है, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, हेल्थ, और हमें पीछे धकेल सकता है। जो एंटीबायोटिक इरा है उससे भी, उसकी प्रोग्रेस से भी पीछे धकेल सकता है। इसे टैकल करने की हमें क्या ज़रूरत है? एप्रोप्रिएट मेजर लेने की ज़रूरत है, और ग्लोबल कोऑपरेशन की भी ज़रूरत है, और हर एक व्यक्ति, हर एवरी सिंगल पर्सन को ये बात समझने की ज़रूरत है, अवेयर होने की ज़रूरत है, और एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति की, हर एक इंडिविजुअल की पर्सनल इशू है। और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इम्प्लीमेंट कर सकती है, पहले बना सकती है अच्छे से और फिर इम्प्लीमेंट कर सकती है नेशनल एक्शन प्लान। इससे हम क्या अचीव कर पाएंगे? SDG 3 विच इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 है, जो कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग है, और साथ ही साथ हम ग्लोबल प्रोस्पेरिटी को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा इंसान का तो वो काम भी अच्छे से करेगा। सो दिस इज टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रोवाइड सजेशन टू इम्प्रूव। जय हिंद, जय भारत।